हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। तो परम्यूटेशंस आपने सीख लिया है और आई होप कि आपने उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए होंगे। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं नया टॉपिक आपका, डेट इज कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशंस में हमने देखा था उसका मतलब होता था अरेंजमेंट। तो इसका मतलब आपका है सलेक्शन। ठीक, क्या है इसका मतलब? सलेक्शन। अब सिलेक्शन का मतलब क्या है? सिलेक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक बैग में, या आपके पास सपोज 3 लेटर्स हैं ए बी सी। आपको इनमें से 2 को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो आप बताइए क्या सेलेक्ट कर सकते हो? आप कहोगे हम सेलेक्ट कर सकते हैं या आप करो ए या बी, या बी या सी, या सी या ए। आपने सेलेक्ट कर लिया है भाई, ए या बी या सी या ए। आप बी ए की बात करेंगे। सेलेक्ट का मतलब ये था कि आपको इसमें से सामान लेना है। ठीक, आपने मान लो सामान की बात करके एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। आपके पास एक ऑरेंज है, ठीक, एक आपके पास पपाया है, एक आपके पास बनाना है। सपोज आपके पास 3 फ्रूट्स हैं। आपसे कहा जाए कि आप इनमें से कोई से 2 ले लीजिए, तो आप बताइए क्या लोगे? ठीक, तो आपने सपोज चूज कर लिए हैं यहां से ऑरेंज या पपाया, पपाया या बनाना, बनाना या ऑरेंज। तो आपने 2 चूज कर लिए हैं। इट इज सिलेक्शन। आप ये कहें पीओ, इसका मतलब क्या होगा? आपके पास पपाया और ऑरेंज है, या ये कहें कि आपके पास ऑरेंज है पपाया है, तो मतलब एक ही होगा दोनों बातों का। ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या इस केस में? एक ही है। तो इस केस में क्या है? 3 फ्रूट्स में से दो को चुनने के आपके पास कुल 3 पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। तो दीज आर द 3 कॉम्बिनेशंस और 3 काइंड ऑफ सिलेक्शंस आर पॉसिबल, इसमें से 2 को सिलेक्ट करने के। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में आपका 3 आ रहा है, जबकि अरेंजमेंट में आपके 6 केस बन सकते हैं। अरेंजमेंट में क्या होता है कि आपको अरेंज करना होता है। वहां पर आपने ऑरेंज और पपाया लिखा, पपाया और ऑरेंज लिखा। इट इज 2 डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन कॉम्बिनेशन कैसा है? वो एक है। तो सिलेक्शन में या कॉम्बिनेशन में और परम्यूटेशन में अंतर क्या है? परम्यूटेशन में हम अरेंजमेंट करते हैं, वहां पर ए बी और बी ए 2 अलग अलग अरेंजमेंट आपके हैं, तो 2 अलग अलग वैल्यू कही जाएगी। बट इन दिस केस, इन सिलेक्शन, दोनों का मतलब एक ही आपका होगा। आपके पास मैं कहूं कि पपाया और ऑरेंज है, या ऑरेंज और पपाया है, तो बात क्या है? एक ही बात है। बट अरेंजमेंट की बात करेंगे तो दोनों का मतलब अलग अलग हो जाएगा। दोनों को आपने अलग अलग तरीके से अरेंज किया है। ठीक है, अरेंजमेंट में और कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा अंतर है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका मतलब क्या है? यदि आपके पास सपोज n आर्टिकल्स हैं, ठीक, देयर आर n आर्टिकल्स आर पॉसिबल, या n आर्टिकल्स यू आर हैविंग, या n ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए, या n थिंग्स कह लीजिए, या n कम्युनिटी कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आपको r को सिलेक्ट करना है। तो n आर्टिकल्स में से r को सिलेक्ट करने के जो कुल चांस हो सकते हैं, कुल प्रकार हो सकते हैं, वो होंगे आपके NCR। इसका मतलब क्या है? n में से r को सिलेक्ट करना है, n में से r को सिलेक्ट करना है, तो कुल आपकी बनेंगी कॉम्बिनेशंस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। ठीक, तो ये आपका NCR का मतलब है। इसमें n में से r को सिलेक्ट किया गया है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ये इसका मतलब होगा। इसको आप याद रखें, और याद रखें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने n आर्टिकल्स में से r आर्टिकल्स को सेलेक्ट किया है, तो सेलेक्ट करने के कुल कितने प्रकार हो सकते हैं? दैट इज NCR, और n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। इसमें आपका r का जो वैल्यू होगा वो n की वैल्यू से या छोटा होगा या बराबर हो सकता है। मतलब
यदि आपके पास 10 आर्टिकल्स हैं तो उनमें से आप मैक्सिमम 10 ही सेलेक्ट कर सकते हो, 10 में से 11 सेलेक्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, एन के बराबर या एन से छोटी आपकी हो सकती है। अब इसमें कुछ बातें देखिए, एनसी 0, एन आर्टिकल्स में से आपने कोई भी आर्टिकल चूज नहीं किया तो ऐसे कुल कितने प्रकार हो सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के बेस पर हम इसको लगाकर देखते हैं। ये आपका n है, ये आपका r है। इन दिस केस वैल्यू ऑफ r इज 0। तो लगाइए फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r एंड r, वैल्यू ऑफ r इज 0। इट इज योर n फैक्टोरियल, इट इज योर n फैक्टोरियल, इट इज योर 1, n से कट जाएगा n, इट इज 1। तो वैल्यू ऑफ n सी 0 ऑलवेज आपको 1 मिलेगी। ठीक, अब हम पता करते हैं n सी n। तो वैल्यू ऑफ n इज n एंड r की वैल्यू भी क्या है, n है, क्योंकि r की वैल्यू n के बराबर हो सकती है। तो n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, बिकॉज वैल्यू ऑफ r इज n। r की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n पुट करनी पड़ेगी आपको। अब n से n कट जाएगा, n माइनस n इज 0, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, इट इज योर 1। तो इसका मतलब भी क्या बना आपका, इसका मतलब भी आपको मिलता है 1। तो nc 0 की वैल्यू भी 1 है और nc n की वैल्यू भी 1 है। ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है, तो इनको डायरेक्ट यूज अब आगे करेंगे। अब एक बात और देखिए, चलो मुझे बताइए आप 10c7 की वैल्यू क्या होगी। इट इज योर n, इट इज योर r। तो 10c7 की वैल्यू होगी 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 7 इज 3 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। अब आप मुझको बताइए 10c3 की वैल्यू क्या होगी। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 is 7 factorial, it is your 3 factorial. It means both are same. 10c7 निकाला, 10c3 निकाला। अब सेम कैसे आ गए, देखो जब जब इसका और इसका सम करके देखो आप, 7 प्लस 3 10। यदि इसका सम दोनों का n के बराबर आ जाता है तो वैल्यू आपकी सेम रहेगी। मतलब क्या है कि ऊपर मैंने लिखा था 10c7, अब 10 में से 7 हटाओ, 10 माइनस 7 इज 3, तो इसकी वैल्यू 10c3 के बराबर आ जाएगी। ठीक, ऐसे और भी बहुत सारे केस आपके हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, तो उन पर थोड़ा सा अब फोकस करके देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि 20c11 ये कितना हो सकता है बताइए। तो 20 में से घटाइए 11, कितना बचेगा 9। ठीक है, तो 20c9 के बराबर वैल्यू आएगी। अच्छा जी, 20c7 कितना होगा, तो 20 माइनस 7 13, 20c13 भी आपका सेम रहेगा। तो ऐसे पता लगा सकते हैं किसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो इसी बेसिस पर आप मुझको बताइए NCR की वैल्यू किसकी इक्वल होगी। यहां पर आपको दिया है 20, इट्स योर 7, तो 20 माइनस 7 13 है, तो 20c13 के बराबर वैल्यू आई। ऐसे ही ये किससे इक्वल होगा, NCN माइनस R के बराबर आप इसको लिख सकते हैं। तो NCR की वैल्यू NCN माइनस R के बराबर हो सकती है। तो अब तक आपके सामने 3 बातें आ चुकी हैं। NC0 is 1, NCN is 1 and NCR always equal to NCN minus R। अब आप मुझको बताइए NC1 कितना होगा। तो ऊपर तो आपका n है, यहां पे आपको मिलेगा n माइनस 1, ठीक, और यहां पे आपको मिलेगा 1। तो कुल आपको मिला है n फैक्टोरियल बटे n माइनस 1। अब सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा है फैक्टोरियल वाली वीडियो में, इसको आप लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, इट इज योर n माइनस 1 फैक्टोरियल।
कट जाएगा तो क्या बचेगा n। यहां पर 1 है तो NC1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी n। अब इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक। NC1 की वैल्यू n, NC0 की वैल्यू 1, NCn की वैल्यू भी 1, NCr की वैल्यू NCn माइनस r के बराबर। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूं कि उससे आप कॉम्बिनेशन की वैल्यू को फटाफट से विदिन 1 सेकंड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं, अभी आपको जो मैंने बताया है आप निकालेंगे उस तरीके से। तो तरीका ये है कि मान लो मैंने आपसे कहा है कि आप मुझको tan C7 बताइए, तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे फॉर्मूला ये वाला NCr बराबर n बटे n माइनस r एंड r। तो इसके हिसाब से देखो आप 10 फैक्टोरियल बटे 10 माइनस 7 3 एंड यहां पे आपको मिल जाएगा 7। इसको सॉल्व करोगे आप 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, ठीक। अब इसको करते हैं ट्रिक से 10C7। तो पहले तो मुझे बताइए कि 10C7 की वैल्यू क्या 10C3 के इक्वल नहीं होगी, इस वाले कॉन्सेप्ट से या इस वाले कॉन्सेप्ट से कह लो, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, यहां पर छोटा वाला 7 छोटा है कि 3 छोटा है, 3 छोटा है, तो हम 3 को यूज करके चलेंगे। तो आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो ये 3 है, 10 है, तो 10 बटे 3 लिखो, 10 बटे 3। अब एक कम कर दो, 9 बटे 2। अब एक और कम कर दो, 8/1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप लिखोगे, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट करना है, 1 तक जाना है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 है तो 3 2 1 लिख लो, पहले 3 से शुरुआत करो और 3 2 1 लिख लो, ठीक। अब चूंकि 3 अंक लिखे गए हैं तो ऐसे ही आप लिखना है 10 को लेकर के, 10 9 8। जितने अंक आपने लिखे नीचे उतना लिखोगे ऊपर। अब सॉल्व कर सकते हैं, 3 तिया 9, 2 चौको 8, 4 तिया 12 और यह हो जाएगा 120। तो आप यूज ऐसे करें, ऐसे यूज ना करें, इससे आपका इजीली फटाफट से आ जाएगा। तो हम ऐसे कुछ एग्जांपल और लेकर देखते हैं जिससे आपको ये ढंग से आपको आ जाएगा। तो मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 20C16, तो 20 माइनस 16 इज 4, यानी कि इसकी वैल्यू 20C4 के बराबर आपको मिलेगी। तो आप यूज करेंगे इसका। अब क्या करेंगे, यहां पे क्या है 4 है, तो 4 3 2 1 लिख लें। ऊपर क्या है 20 19 18 और 17। यदि आपने 4 अंक नीचे लिखे हैं तो 4 आप ऊपर लिखोगे। अब 100 इसको आपस में कर सकते हो, 4 पंजे 20, 3 6 18, 2 तिया 6, गुणा करके कर सकते हैं, ठीक। 17C15, चलो 15 तो बड़ा है, 17 माइनस 15 इट इज 2, इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 गुणा 1, अब 17 गुणा 16, 2 8 16, 17 गुणा 8 करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि एनसीआर को सॉल्व हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप यूज करो फॉर्मूला एनसीआर बराबर n बट्टे n माइनस r एंड r, या आप इस वाले कॉन्सेप्ट को लगा लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट भी आएगा और जल्दी भी आपको मिल जाएगा, ठीक। इसको नोट करिए फटाफट तरीके से, पॉज करके वीडियो। अब हम देखते हैं कुछ इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कि इसमें आपको प्रॉब्लम कैसे कैसे मिल सकती हैं। तो आपको जैसे सवाल मिलता है कि किसी क्लास में मान लीजिए 10 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं, ठीक। आपको कमेटी बनानी है 5 स्टूडेंट्स की, ठीक।
और इसमें आपके 3 गर्ल्स होने चाहिए एंड 2 बॉयज आपके होने चाहिए। ये आपको सवाल दे रखा है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन मेक ए कमेटी ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, जबकि क्लास में आपका ये स्ट्रेंथ है। तो देखिए सवाल क्या है, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो एक बात फोकस कर लीजिए, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है और का मतलब सम होता है। जहां भी आपको और सब यूज करना हो आप प्लस लगाएंगे, जहां भी आपको एंड यूज करना हो पे आप इनटू लगाएंगे। ठीक, तो सवाल ये है कि 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। अब क्लास में कुल 7 गर्ल्स है। अब 7 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब हुआ 7 में से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है एंड 10 में से 2 को सिलेक्ट करना है। तो ये आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक, 7C3 एंड 10C2 इस तरीके से आप कमेटी बना सकते हैं। या यही क्वेश्चन ऐसे होता कि आप एक कमेटी को कितने प्रकार से बना सकते हैं। 5 स्टूडेंट की कमेटी है जिसमें कम से कम 3 गर्ल्स हो 2 बॉयज हो। यहां पर वर्ड चेंज कर दिया है मैंने, क्या कर दिया है, एटलीस्ट 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो बॉयज की बात नहीं कर रहे फिलहाल, जिसमें कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। अब सवाल ये हो सकता है कमेटी में कुल 5 चाहिए मुझको, जिसमें कम से कम आपके 3 गर्ल्स हो। तो गर्ल्स 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। ये गर्ल्स की बात हो रही है, कंडीशन सिर्फ गर्ल्स पर अप्लाई है। कमेटी में जो 5 की कमेटी है उसमें कम से कम 3 गर्ल्स हो। तो उसमें 3 गर्ल्स हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। यदि गर्ल्स 3 है तो बॉयज कितने होंगे, 2। यदि गर्ल्स 4 है तो बॉयज कितने होंगे, 1। यदि गर्ल्स 5 है तो बॉयज कितने होंगे, 0, बिकॉज कमेटी में टोटल आपके 5 होने चाहिए। अब सवाल को कैसे करेंगे, तो ये देखिए पहला केस आपका हो सकता है कमेटी में 3 गर्ल्स हो 2 बॉयज हो। अब कुल गर्ल्स कितनी है मेरे पास, 7 है। 7 में 3 आ जाए और 10 में से 2 बॉयज आ जाए। ठीक, 3 गर्ल्स एंड का मतलब प्रोडक्ट एंड 2 बॉयज। अब या सेकंड केस आपका हो रहा है, या मतलब और हो सकता है कि केस आपका ये बन रहा हो प्लस कि आपकी गर्ल्स 4 हो, 7 में से 4 गर्ल्स आए तो 10 में से आपका एक लड़का चूज करना पड़ेगा। या हो सकता है गर्ल्स ही 5 हो तो या 7C5 10 में से कोई बच्चा नहीं आ रहा है, लड़का बॉयज में से कोई नहीं आ रहा है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। कंडीशन बॉयज पर हो सकती है, कंडीशन दोनों पर भी हो सकती है। दोनों पर कैसे होगी, मान लीजिए कि मुझको एक कमेटी बनानी है सपोज 8 स्टूडेंट्स की। ठीक, अब शर्त यह है कि उसमें कम से कम 4 बॉयज और 4 गर्ल्स हो। सवाल क्या है कि कमेटी बनानी है जिसमें एटलीस्ट 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कर लेते हैं। तो कम से कम 4 की बात आ गई। तो 5 और 5 हो सकते हैं, भाई 8 हो ना, तो 4 गर्ल्स हैं तो 4 बॉयज, 5 गर्ल्स होंगे तो 3 बॉयज होने चाहिए। लेकिन सवाल में क्या बोला गया है, दोनों 4 होने चाहिए। तो 8 इसमें केवल आपका बनेगा एक ही केस, 7C4 एंड 10C4। ठीक, अब सवाल ये होता कि दोनों में एटलीस्ट 2 बॉयज 2 गर्ल्स हो, एटलीस्ट 2 बॉयज 2 गर्ल्स। तो पहले 2 बॉयज गर्ल्स ले लेते हैं। यदि गर्ल्स 2 होंगी तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 6। ठीक, यदि गर्ल्स 3 है तो बॉयज 5, गर्ल्स 4 है तो बॉयज 4, गर्ल्स 5 है तो बॉयज 3, गर्ल्स 6 है तो बॉयज 2। सवाल क्या था कि कम से कम 2 गर्ल्स से 2 बॉयज होने चाहिए। तो 2 से कम की बात आ गया, नहीं करेंगे। तो इस केस में आपके बनेंगे 1 2 3 4 5 केस। ठीक, तो पहला केस आपका हो जाएगा 10, इसकी बात करें 7C2 10C6 या 7C3 into 10C5
या मतलब और का मतलब प्लस, ऐसे आप सबको लिख दोगे। तो इस तरह के आप क्वेश्चन करोगे जिसमें आपसे कहा जाएगा कि कमेटी की बात चल रही है, कमेटी बनानी है, तो उसमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप अपना काम करेंगे। अब कंडीशन कमेटी में एक और आ सकती है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम दी जाएगी कि मान लो हमारे पास किसी टीम के 15 प्लेयर मौजूद है किसी गेम के, ठीक, क्रिकेट की बात करें, चलो हमारे पास 15 प्लेयर्स हैं, हम चाहते हैं इनमें से कोई 11 प्लेयर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो 15 में से 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, तो 15 से 11 प्लेयर आपके हो जाएंगे। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो आप सवाल आपका इजी हो जाएगा। 15 में से 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, तो कुल कितने प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हो आप? 15 से 11, ठीक है। ये सवाल बड़ा आसान हो गया, लेकिन इसमें आप लगाते हैं कंडीशन। 15 प्लेयर में से 11 सेलेक्ट करने हैं, जबकि एक प्लेयर है मान लो कोई रोहित शर्मा, इसको तो खिलाना ही खिलाना है, समझ रहे हैं बात? इसको तो खिलाना ही खिलाना है, इसको हटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे? इसको आप पहले ही सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, तुम साइड में आ जाओ, तुम सिलेक्ट हो चुके हो, तो 15 में से एक तो साइड में आ गया, सिलेक्ट हो चुका पहले ही, तो कितने बचे? 14। अब एक तो हो चुका है सिलेक्ट, तो कितने करने पड़ेंगे आपको? 10। तो 14 में से आपको 10 सेलेक्ट करने पड़ेंगे इस केस में। तो जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को या प्लेयर को आपको सेलेक्ट करना ही करना है, तब उसको दोनों में से कम कर दोगे, इसमें से भी और इसमें से भी। क्यों कर देंगे? क्योंकि वो पहले सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर सवाल था 15 थे, 11 खिलाने थे, ठीक, रोहित शर्मा को सेलेक्ट करना ही करना है, तो उसको मैंने अलग कर दिया, ठीक। अब मुझे क्या लेने पड़ेंगे? 10। कितने में से? 14 में से, एक तो कम हो चुका है, ठीक। अब सवाल यह आता है कि 15 प्लेयर हैं, 11 को सेलेक्ट करना है, जबकि एक प्लेयर है मान लो कोई, सपोज मान लेते हैं हरभजन सिंह है, इनको तो खिलाना ही नहीं है, इनको तो लेना ही नहीं है, तो क्या करेंगे? इनसे कह देंगे भाई काम करो, आप अलग जाके बैठ जाओ। यानी कि 15 में से एक आपने पहले ही कम कर दिया, 14 में से सेक्शन होगा, तो 14 में से आपको लेने पड़ेंगे, क्या है? 14 में से ही 11 आपको लेने पड़ेंगे। तो जब किसी को सिलेक्ट करना ही करना है, तो उसको आप दोनों में से कम कर दोगे। किसी को सिलेक्ट ही नहीं करना है, तो उसको कम करोगे आप टोटल में से। प्लेयर तो चाहिए आपको कितने? 11, इसको नहीं खिलाना है, तो इसको पहले ही आप कम कर दोगे टोटल में से, ठीक। जब यहां पर दो शर्त हो सकती हैं कि 15 प्लेयर हमारे पास है, 11 को खिलाना है, जबकि रोहित शर्मा को तो खिलाना ही खिलाना है और इसको हरभजन सिंह को खिलाना नहीं है। अब क्या करोगे? इसके लिए तो एक काम करोगे, इनसे कहोगे आप ऐसा वाला लगा जाओ, तो 14 में से क्या लेने पड़ेंगे आपको? 10। अब इनको तो खिलाना ही नहीं है, इनको आप बिल्कुल अलग कर दो, 13 में से आपको 10 लेने हैं, तो 13 से 10 की बात आप करोगे, ये आपके होंगे सिलेक्शन। तो इसका तरीका जो बताया मैंने अभी आपको, इसका यूज करके आप टीम के सिलेक्ट कर सकते हो। टीम के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए, वो इसी बेस पर आपको मिलेंगे, ठीक। अब इसमें आपको एक टाइप के क्वेश्चंस और मिल सकते हैं, जिसमें आपसे कहेगा कि नंबर ऑफ साइड्स की बात करेगा, और ट्राइंगल्स की बात कर सकता है, या पॉलिगन की बात कर सकता है। जैसे आपसे मान लो मैं कहूं कि एक सर्कल है, इस सर्कल पर मान लो कोई 10 पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 पॉइंट्स को मिलाकर आपस में आप कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो? कॉर्ड्स तो हम जानते हैं कि कॉर्ड हमेशा 2 पॉइंट को मिलाने पर बनती है। इसको इससे मिला दोगे कॉर्ड आपकी बन जाएगी, ठीक। इसको इससे मिला दोगे कॉर्ड आपकी बन जाएगी, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ऐसे करते करते आपकी कितनी कॉर्ड्स बन सकती है? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास कुल कितने पॉइंट है? 10। 10 में से 2 के पेयर आप कितने बना सकते हो? वही तो कॉर्ड होंगी आपकी। तो 10 में
10C2 आप कर दोगे, यानी कि 10 पॉइंट आप मुझे रखे थे, जितनी पॉइंट आप मुझे रखे हो 10 हो 20 हो n हो आप लिख दीजिए। तो n में से दो दो को मिला करके आपके कोर्स बन जाएंगी। अब सेम क्वेश्चन है कि आपके पास मान लो n पॉइंट्स हैं, जो कि उनमें से कोई भी पॉइंट आपका कोलिनियर नहीं है, या एक सर्कल पर आपके n पॉइंट आपको दे रखे हैं। अब इनको मिला करके आप कितने ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो? तो ट्रायंगल ड्रॉ करने को चाहिए होते हैं कम से कम 3 पॉइंट, ठीक, 1 2 3। तो मान लो पॉइंट आपको दे रखे हैं यहाँ पर 10, तो 10 में से 3 3 के आपके बन जाएंगे कॉम्बिनेशंस, 10C3, ये हो जाएगा ट्रायंगल वाला केस। रेक्टेंगल की बात करता 10C4 कर देते, ठीक। लेकिन इन कंडीशन में जो सवाल आप मुझे रखे हैं वो क्या है? वो सवाल ये है कि कोई भी पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है, सारे पॉइंट कैसे हैं? अलग अलग लाइन में मौजूद हैं, इनमें कोई भी पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं है, ठीक। तो ऐसे इनको कर सकते हो। अब इसमें आपका एक सवाल ये भी बन सकता है कि आपके पास n पॉइंट्स है, ठीक, कोई भी पॉइंट आपके, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। एक पॉलीगन है आपका n साइड का, इसमें साइड कितनी है मान लो आपकी, इसमें n साइड्स मौजूद हैं, तो इसमें आपके कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? तो आपको ये करना पड़ेगा, दो दो के बनाने पड़ेंगे पेयर, ठीक। तो इसमें आपके जो डायगोनल्स बनेंगे NC2, n में से दो दो को सिलेक्ट आप करके बना सकते हो, लेकिन इसमें आपको n-b करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपका ये पॉलीगन में n साइड्स हैं तो ये डायगोनल आपके नहीं है। जितने पॉइंट होते हैं, मान लो एक सब देखते हैं, चलो आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, इनको मिलाकर के आप कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो? एक 4 साइड का पॉलीगन है, ये आपका हो गया एक रेक्टेंगल मान लेते हैं कि अब इसमें आप कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो? तो 1 2, ठीक। तो अब देखो आपने 4 पॉइंट में से दो दो को मिला करके ड्रॉ करने हैं डायगोनल्स, तो 4C2, लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6, जबकि डायगोनल 2 है आपके पास। भैया 4 साइड आपकी थी, आपने 4C2 किया है, यानी कि 4 पॉइंट में से दो दो के बनाए पेयर, तो उसमें आपके पेयर ये भी काउंट हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन मैंने बात की डायगोनल्स की, तो आपको जितनी साइड का पॉलीगन था उतनी साइड्स को इसमें से घटाना पड़ेगा। तो इस केस में आपका n साइड का पॉलीगन था, पॉलीगन में आपके n साइड्स हैं, तो या इसमें आपके n पॉइंट्स आपके हो गए, तो इनमें से कितने डायगोनल्स आप ड्रॉ कर सकते हो? इसके लिए पहले पता करो NC2 मिल जाएंगे, माइनस करना पड़ेगा आपको n क्यों माइनस किया है? क्योंकि आपको ये साइड इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, तो ये आपकी डायगोनल से काम नहीं करेंगी। तो इस केस में आपका ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। यदि ये पॉइंट सर्कल पे होते तो आपको कोई आवश्यकता नहीं थी सब्ट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हो, नंबर ऑफ कॉर्ड्स निकालने हो, आप इनको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो ये समस्या थी आपकी डायगोनल्स की, ट्रायंगल की और सिलेक्शन ऑफ टीम्स की, ठीक। नोट करिए इनको आप।